हाँ, तो जो कल हमने क्या कार्डियक साइकिल पढ़ ली थी, तो आज से स्टार्ट करते हैं हम क्या कि जो कार्डियक साइकिल के बाद जैसे हमको पढ़ना होता है कि क्या स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, क्या कार्डियक आउटपुट होता है, ये सारा कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो अबाउट 70 ml ऑफ ब्लड इज पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। ठीक है, एक कार्डियक साइकिल में हमारा कितना ब्लड पंप आउट होता है, हार्ट से 70 ml, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम या बीट वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, जनरली हम स्ट्रोक वॉल्यूम से इसको जानते हैं। तो कितना करता है, 70 ml। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ हार्ट पर मिनट, उसको क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। मतलब एक बीट में, या हम बोल दें कि एक बीट में जितना ब्लड पंप आउट होता है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, और एक मिनट में जितना ब्लड पंप आउट होता है उसको कार्डियक आउटपुट बोलते हैं, है ना। तो कार्डियक आउटपुट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं भाई कार्डियक आउटपुट को, कि स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, है ना। ये लिख सकते हैं ना, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। क्यों? क्योंकि हमने स्ट्रोक वॉल्यूम तुमसे बोला है कि एक बीट में जितना ब्लड पंप आउट होता है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, और कार्डियक आउटपुट हमने तुमसे बोला है कि एक मिनट में जितना ब्लड पंप आउट होता है उसको हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, एक मिनट में जितना ब्लड पंप आउट होता है। तो अगर अपन कार्डियक आउटपुट निकालें तो क्या करेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट कर देंगे ना, क्योंकि एक मिनट में कितनी बीट्स होती हैं, 72। तो अपन 70 इंटू 72 करेंगे तो कितना आएगा भाई, हम्म 1540। हम्म 5020। 5040। ठीक है, अप्रोक्स 5 लीटर 5040 आता है, तो अप्रोक्स 5 लीटर हम इसको मानते हैं। तो मतलब कार्डियक आउटपुट क्या होता है हमारा, अप्रोक्स 5 लीटर हम मान लेते हैं। ठीक है, एक ऑन एन एवरेज इतना मान लेते हैं। तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखना। During each cardiac cycle, two prominent sounds are produced, which can be easily heard through स्टेथोस्कोप। ठीक है, हमने क्या देखा, वैसे हमने बोला था कि कितने हार्ट साउंड होते हैं, 4 हार्ट साउंड होते हैं। ठीक है, लेकिन जो दो प्रोमिनेंट होते हैं जो हमें इजिली सुनाई पड़ जाते हैं स्टेथोस्कोप के थ्रू, इसलिए हम उसको पढ़ते हैं। तो पहला हार्ट साउंड होता है लव, और दूसरा हार्ट साउंड जो हमको सुनाई देता है डप या डब, आप जो भी बोलो वो बोल सकते। तो पहला हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, मतलब ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ठीक है, ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। और सेकेंड हार्ट साउंड क्यों होता है, ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व, इसकी वजह से ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व। ठीक है, तो फर्स्ट हार्ट साउंड की ड्यूरेशन क्या होती है, 0.15 सेकेंड। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 25 टू 45 हर्ट्ज। ठीक है, और सेकेंड हार्ट साउंड क्या होती है, 0.12 सेकेंड की, लेकिन फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होती है, फर्स्ट हार्ट साउंड से ज्यादा होती है। टाइम ड्यूरेशन कम होता है, लेकिन क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। ठीक है, ड्यूरेशन कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो ये पॉइंट भी याद रख लेना, अपन लोगों को ऑब्जेक्टिव जब हम लगाएंगे, क्वेश्चंस जब हम लगाएंगे, तो हमको ये पॉइंट मिल जाएगा, है ना। तो इसको याद कर लेना, और ये भी याद कर लेना, जो हार्ट साउंड प्रोड्यूस होते हैं जो अपन लव और डब पढ़ते हैं, वो हमेशा क्लोजर ऑफ द वॉल्व्स की वजह से आता है ना। ऑप्शंस में अपने ओपनिंग भी लिखा होता है कि ओपनिंग ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व या ओपनिंग ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व। तो ये हमेशा कभी भी ऐसा नहीं होगा, साउंड किसकी वजह से आता है, अपना लव और डब क्लोजर ऑफ वॉल्व्स की वजह से आता है, चाहे वो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व की वजह से हो, चाहे वो सेमी ल्यूनर वॉल्व की वजह से हो, है ना। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट में लिखा है मर्मर्स, मतलब जब हमारा जो वॉल्व्स हैं वो प्रॉपरली उनकी क्लोजिंग नहीं होती, मतलब प्रॉपरली वर्किंग नहीं होती, प्रॉपरली वो क्लोज नहीं होते हैं, तो एक अजीब सी आवाज आती है जिसको मर्मर बोलते हैं, है ना। अगर वो अपन को सुनाई देती है तो हम क्या समझते हैं कि क्या हो रहा है, कि हमारे जो वॉल्व्स हैं वो प्रॉपर से क्या नहीं हो रहे हैं,
बंद नहीं हो रहा है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आया हुआ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। तो इस वाली स्लाइड में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स सीखे, जैसे कि स्ट्रोक वॉल्यूम, जैसे कि हार्ट सॉरी कार्डियक आउटपुट, जैसे कि टू हार्ट साउंड, एक को लब बोलते हैं एक को डब बोलते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी टाइम ड्यूरेशन, है ना। और मर्वनिंग जो ऑफ हार्ट होती है वो किसकी वजह से होती है, जब हमारे वॉल्व्स में कोई डिफेक्ट आ जाता है, वो प्रॉपरली क्लोज नहीं होते हैं, तो जब हमें एक मर्मर साउंड सुनाई पड़ता है, मतलब लब और डब की जगह हमें क्या एक प्रॉपर आवाज सुनाई नहीं देती है, तो उसको हम मर्मर साउंड बोलते हैं। ठीक है, वो सुनाई पड़ती है। तो ये हमारे इस पूरी स्लाइड में जो इम्पोर्टेंट चीजें थी, जो वो हमने इसको क्या पढ़ लिया है। तो बताओ भाई, कोई किसी को डाउट? नो मैम। है ना। अब ब्लड प्रेशर की बात आ जाती है, किसकी बात आ जाती है, ब्लड प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल इन विच इट इज प्रेजेंट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ठीक है, मतलब जो वेसल्स हैं हमारी, उन पर जो प्रेशर ब्लड लगा रहा है, ठीक है, कौन लगा रहा है, ब्लड लगा रहा है, उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, और हम इसको एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर करते हैं, यूजली मेजर्ड इन द ब्रेकियल आर्टरी, है ना। जब हम ब्लड प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं, तो जो उसका कफ होता है वो हम यहीं पे तो लगाते हैं ना, आम पे। तो क्यों, क्योंकि यहाँ से ब्रेकियल आर्टरी निकली होती है, काफी बड़ी आर्टरी होती है, इसलिए हमें ब्लड प्रेशर काफी अच्छे से पता पड़ता है ना। इसलिए हम जो यूजली मेजर करते हैं वो ब्रेकियल आर्टरी से मेजर करते हैं। और इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, स्फिग्नोमेनोमीटर। ठीक है, जो ब्लड प्रेशर को हम मेजर करते हैं वो क्या नाम होता है उस इंस्ट्रूमेंट का, स्फिग्नोमेनोमीटर नाम होता है। ठीक है, अब हम दो तरीके के प्रेशर पढ़ते हैं। ठीक है, दो तरीके के प्रेशर पढ़ते हैं, एक सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। मतलब जब कॉन्ट्रेक्शन के समय जो प्रेशर लग रहा होगा वो, और जब रिलैक्सेशन के समय पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो। ठीक है, तो कॉन्ट्रेक्शन के समय पे जो प्रेशर लगता है हम उसको सिस्टोलिक बोलते हैं, है ना। और जो रिलैक्सेशन के समय पे लग रहा होता है हम उसको क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर डायस्टोलिक। बोल देते हैं। ठीक है, तो सिस्टोलिक प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर ही होता है। ठीक है, मेनली हम वेंट्रिकल्स के प्रेशर की बात कर रहे होते हैं, किसकी बात कर रहे होते हैं, वेंट्रिकल्स की वजह से जो प्रेशर आता है उसकी बात कर रहे होते हैं। तो अपन एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर पढ़ते हैं, जो कि क्या होता है 120/80 80। mmHg, है ना। तो 120 हमको क्या बताता है, ये कौन सा प्रेशर है, सिस्टोलिक। सिस्टोलिक है। ठीक है, और 80 क्या बताता है, डायस्टोलिक। डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, ये हमको दो प्रेशर बताते हैं। फिर उन इससे ज्यादा इससे कम हमारा होता है ना। अगर ज्यादा होता है तो हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। और हाँ, क्या बोल रहे हो सोम, हमारा 120/80 mmHg से ज्यादा होता है तो हम उसको क्या, कौन सी कंडीशन बोलते हैं, हाइपरटेंशन। और कम होता है तो हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन बोलते हैं ना। ज्यादा कम वाली बात आती है तो हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, हाँ, हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर, और हाइपोटेंशन मतलब लो ब्लड प्रेशर, है ना। लो प्रेशर। हाँ, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारी हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन कभी जो ये कंडीशंस होती हैं, ये कभी कभी हम फिजियोलॉजिकल में भी ले लेते हैं। जैसे अगर हम, ऐसा नहीं है कि अगर हमारा एक आध बार कम आ गया, ज्यादा आ गया, तो हमको कोई डिसीज हो रखी है। लेकिन अगर रेगुलर हमारा कम आ रहा है या रेगुलर हमको हमारा ज्यादा हो रहा है, तब हम हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन वर्ड यूज करते हैं, है ना। क्योंकि ज्यादा कम हमारा होता रहता है, जैसे तुम दौड़ कर आए हो तो तुम्हारा ज्यादा होगा, तुम सोकर उठे हो तो तुम्हारा कम होगा, तुमने अभी अभी खाना खाया है तो तुम्हारा ज्यादा होगा, है ना। तो ऐसी वाली जो चीजें होती हैं, इसमें फिजियोलॉजिकल चीजें होती है, इसमें ज्यादा कम होता रहता है। लेकिन अगर परसिस्टेंट रहेगी ये चीज, ठीक है, कि तुम्हारा आज दिखा अभी भी ज्यादा, फिर तुमने देखा फिर ज्यादा, ज्यादा ही ज्यादा रहे, तब अपन ये वर्ड यूज करते हैं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। ये डायस्टोलिक प्रेशर इन्होंने बताया है। ठीक है, ये सारा हमने अभी तुम लोगों को बता दिया कि डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। अब आ जाता है हमारा ईसीजी। ठीक है, जो ईसीजी है वो हमारा आ जाता है कि ईसीजी क्या होता है। ठीक है, ईसीजी को हम क्या करते हैं, ईसीजी अभी इसको
करके अभी हम डबल सर्कुलेटरी पे आते हैं। ईसीजी को करते हैं हम पहले, डबल सर्कुलेटरी पे आते हैं, क्योंकि ईसीजी को हम लास्ट में ही देखेंगे अच्छे से आराम से, बिल्कुल ठीक है। तो डबल सर्कुलेशन के बारे में क्या समझते हो तुम दोनों, मतलब तुम लोग? मैम 2 बार सर्कुलेशन होना मैम, हार्ट में 2 बार ब्लड जाना। है ना, क्या होता है, दो दो सर्कुलेशन बनते हैं, मतलब दो सिस्टम बनते हैं, 2 बार सर्कुलेशन होता है किस किस के बीच में, एक बार हार्ट और बॉडी टिश्यू के बीच में और एक बार हार्ट और लंग्स के बीच, है ना। तो ये 2 बार हमारा डबल सर्कुलेशन चलता है। तो डबल सर्कुलेशन इज द पैसेज ऑफ ब्लड ट्वाइस इन द हार्ट थ्रू सेपरेट पाथवे फॉर कंप्लीटिंग वन साइकिल, ठीक है। डबल सर्कुलेशन कंसिस्ट ऑफ पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, मतलब जो हमारा हार्ट और लंग्स के बीच में होता है हम उसको कौन सा सर्कुलेशन बोलते हैं? पल्मोनरी सिस्टम, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं ना। और जो हमारा लंग्स और सॉरी हार्ट और बॉडी टिश्यू के बीच में होता है उसको हम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे 2 सर्कुलेशन हो जाते हैं, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, और दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है भाई। चलो, अब इस सर्कुलेशन में हो क्या रहा है, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें, ठीक है ना। हाँ, है ना। तो हमने जैसे कि बताया था कि आर्टरीज कौन होती हैं? मैम जो हार्ट से ले जाते हैं ब्लड, है ना, हार्ट से जो ओरिजिनेट होती हैं, हार्ट से जो ब्लड को ले जाने का काम करती है वो आर्टरीज, और जो हार्ट पर आकर खत्म होती हैं वो वेन्स, वेन्स। ठीक है भाई। ये चीज पढ़ा था, बस इतने को याद रखना। फिर एक और हम याद कराते हैं कि राइट साइड ऑफ द हार्ट कैरीज, राइट साइड ऑफ द हार्ट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है भाई। और लेफ्ट साइड कौन सी करती है? ऑक्सीजनेटेड, ठीक है भाई, ऑक्सीजनेटेड कर लिया। बस इतना अगर हमको पता है तो हम डबल सर्कुलेशन यूं ही में खत्म कर लेंगे ना, डबल सर्कुलेशन बहुत इजीली खत्म कर लेंगे। कैसे? क्योंकि हमें सब कुछ तो पता है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, हम अपना डबल सर्कुलेशन हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, हम करते हैं बॉडी टिश्यू से स्टार्ट, ठीक है। तो बॉडी टिश्यू से क्या हुआ कि हमारा जो ब्लड जाएगा, ठीक है, हमारे बॉडी टिश्यू के पास कौन सा ब्लड आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। उसने उसकी ऑक्सीजन यूज की, न्यूट्रिशन यूज किया और उसको CO2 दे दिया और वेस्ट दे दिया। जैसे ही उसको CO2 और वेस्ट दे दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? डीऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो गया। अब जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा के थ्रू कहाँ पर जाएगा? कौन सी साइड पे जाएगा? हार्ट की लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे? राइट साइड पे, क्योंकि राइट साइड ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो राइट साइड पे गया तो राइट एट्रियम में जाएगा कि राइट वेंट्रिकल में जाएगा? राइट एट्रियम में आएगा, है ना, क्योंकि राइट पहले, एट्रियम, हाँ, पहले एट्रियम में आएगा फिर वेंट्रिकल में आएगा, ठीक है। तो हमारा जो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा है वो हमारे कहाँ पर ओपन हो जाते हैं? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से फिर हमारे किस में आ गए? राइट वेंट्रिकल में आ गए। अब भाई जब राइट वेंट्रिकल में आ गए हैं, अब डीऑक्सीजनेटेड को अपन को किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्सीजनेशन का काम कौन करता है? लंग्स काम करते हैं। तो भाई अब हमारा वेंट्रिकल से क्या होगा? वेंट्रिकल से लंग्स तक जाएगी, वेसल्स से निकलेगी। तो हार्ट से ओरिजिनेट होने वाली क्या होती है? आर्टरी की वेन? आर्टरी होती है, ठीक है भाई, आर्टरी। और जो कि लंग्स के पास जा रही है इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? पल्मोनरी आर्टरी, है ना, पल्मोनरी आर्टरी नाम देते हैं, जो कि क्या कैरी करके ले जा रही है? डीऑक्सीजनेटेड, पल्मोनरी आर्टरी, है ना। क्यों? क्योंकि उसको लंग्स के पास जा रही है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो लेकर नहीं जाएगी, मतलब जाएगी, ठीक है, और सिस्टमैटिक आर्टरीज जाएंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि वो तो ऑक्सीजनेशन कराना है भाई उसको, ब्लड को, ठीक है, तो वो डीऑक्सीजनेटेड लेकर जाती हैं। फिर लंग्स में क्या होता है? लंग्स में एल्वियोलाई में CO2 चला जाता है और वहां से क्या आ जाता है? ब्लड में O2 आ जाता है।
जैसे ही हमारा क्या हो जाता है, O2 ज्यादा हो जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ पर जाएगा, हार्ट की बॉडी बॉडी में कैसे पल्मोनरी जाएगा, वेन देखो हार्ट में। हाँ हार्ट में जाएगा ना, क्योंकि अभी तो उसको पंपिंग के लिए चाहिए ना, सिर्फ पल्मोनरी वेन थोड़े ना पूरे बॉडी में पहुंचा सकती है, ठीक है, तो पहले उसको हार्ट को देना पड़ेगा, तो वो हार्ट के पास जाती है। तो कौन से साइड पे जाएगी, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पर, लेफ्ट। लेफ्ट। लेफ्ट साइड पर जाएगी भाई, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट एट्रियम में आ गई, ठीक है, पल्मोनरी वेन आ गई, क्योंकि खत्म होने वाली वेन होती है, तो पल्मोनरी वेन हो गई। फिर वहां से कहाँ पर आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। अरे लेफ्ट एट्रियम में आ गए, अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आएंगे। लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी क्या ओरिजिनेट होती है, एओर्टा वेन। मैम हाँ। आउटा। ओरिजिनेट होने वाली वेन कैसे हो गई अभिनव, मैम मेन आर्टरी आउटा होता है। हाँ अओर्टा ओरिजिनेट हो जाती है, ठीक है। अओर्टा जो है अब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके चल रही है, वो कहाँ जाती है, बॉडी टिश्यू की साइड जाती है, ठीक है। अओर्टा आर्टरी में टूटेगी, आर्टरी आर्टरियोल्स में टूटेगी, कैपिलरीज में टूटेगी और पूरी बॉडी टिश्यू को पहुंचाएगी। तो तुम ये मत समझना कि यहाँ बॉडी टिश्यू में हमारे पूरे बॉडी टिश्यू आ जाते हैं, इवन हार्ट आ जाएगा हमारा, हमारा लंग्स आ जाते हैं, हमारा सब आ जाता है ना। हार्ट के लिए एक हम बिल्कुल अलग ही बता देते हैं कि उसको हम कोरोनरी सर्कुलेशन बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, कोरोनरी सर्कुलेशन बोल देते हैं ना। मतलब जो हार्ट के आर्टरीज होती हैं, जो हार्ट को ब्लड प्रोवाइड करती हैं, हम उसको कोरोनरी आर्टरीज बोल देते हैं, कोरोनरी आर्टरीज बोल देते हैं। और हार्ट की जो वेन्स होती है, मतलब हार्ट के मस्कुलेचर को भी तो ब्लड की जरूरत है, ऐसा तो नहीं है वो यूं ही काम करा जा रहा है, बिना ऑक्सीजन के काम किए जा रहा है, बिना न्यूट्रिशन के काम किए जा रहा है, नहीं भाई, उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए, उसको ऑक्सीजन भी चाहिए। तो उस पे जो आर्टरीज जाती हैं उसको कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, और उसकी जो वेन्स होती हैं उसको कोरोनरी वेन्स वेन्स बोलते हैं, है ना, बिल्कुल अलग से। क्योंकि हार्ट के लिए, हार्ट इतना स्पेशल ऑर्गन्स है, तो हम उसकी आर्टरीज के लिए और वेन्स के लिए हम क्यों ना कोई दूसरा नाम दे, तो कोरोनरी आर्टरीज और कोरोनरी वेन्स। और जो ब्लॉकेज वगैरह होते हैं ना, जैसे हम पढ़ते हैं कि जो CAD वगैरह में जो ब्लॉकेज होते हैं वो भी हमारे कोरोनरी आर्टरीज में ही ब्लॉकेज होते हैं, ठीक है, कहाँ होते हैं, कोरोनरी आर्टरीज में ही ब्लॉकेज होते हैं। तो ये हो गया हमारा और टोटल डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या हो गया मैम, ये, इसीलिए हार्ट अटैक आता है क्या मैम? हाँ इसीलिए आता है ना, ठीक है। अभी पढ़ेंगे अपन सारे टर्म्स पढ़ेंगे, हार्ट अटैक पढ़ेंगे, कार्डियक अरेस्ट पढ़ेंगे, हार्ट फेलियर पढ़ेंगे, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे ओके मैम। अभी, ठीक है, इतना समझ में आया, यस मैम। है ना। ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत इजी होता है, बस क्या होता है, कुछ कॉन्सेप्ट की वजह से ये बहुत कॉम्प्लेक्स लगने लगता है लोगों को, है ना, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स होता नहीं है, ठीक। पोर्टल सिस्टम देख लेते हैं। पोर्टल सिस्टम खैर अपनी एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। पोर्टल, एक मिनट बच्चा, ठीक है। तो पोर्टल सिस्टम खैर अभी तो हमारी एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, जब हम ऑब्जेक्टिव्स लगाने बैठते हैं तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं ना। पोर्टल सिस्टम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, मतलब बहुत छोटे से 2-3 लाइंस में तुम्हें पोर्टल सिस्टम मिल जाएगा उसमें, है ना, कोई डिटेल में पोर्टल सिस्टम नहीं दिया है। तो हम एक बार देख लेते हैं, जिसकी वजह से हमें बाद में कंफ्यूज ना होना पड़े कि पोर्टल सिस्टम होते क्या है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो कैपिलरीज जो हमने अभी तक सिस्टम पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है पोर्टल सिस्टम में, इन दिस सिस्टम द वेन स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिलरी एंड एंड्स इन कैपिलरी। वेन कहाँ से स्टार्ट होती है, कैपिलरी से स्टार्ट होती है और कैपिलरी पर ही खत्म होती है, ठीक है। तो मतलब ये कुछ स्पेशल स्पेशल जगह पे पढ़ते हैं। तो हम एक रीनल पोर्टल सिस्टम पढ़ते हैं, एक हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम पढ़ते हैं। कौन से, रीनल पोर्टल सिस्टम और हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम पढ़ते हैं, और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम भी है, ठीक है। तो ये 3 तरीके के पोर्टल सिस्टम पढ़ते हैं। तो सबके नाम से हमको पता चल रहा है, ठीक है, सबके नाम से हमको पता चल रहा है कौन कहाँ से हो रहा है, ठीक है।
तो when venous blood is collected from some part of the body, it is redistributed by the capillary in some other organ. मतलब हार्ट में ना जाकर, अभी तक हम यही पढ़ रहे थे ना कि हमारा ऑर्गन से वेन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कहाँ पर जाकर देती है, हार्ट पर देती है, यही पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, कुछ कुछ ऑर्गन में जो पोर्टल सिस्टम होते हैं उसमें क्या होता है, हार्ट से वेन तो निकलती है, वेन तो सॉरी हार्ट से नहीं, किसी भी ऑर्गन से जो भी पोर्टल सिस्टम होता है, जैसे हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम मान लें, है ना, तो इसमें क्या होता है, पोर्टल सिस्टम में वेन्स तो निकलती है, ठीक है, ऑर्गन से वेन्स तो निकलती है, लेकिन वो हार्ट पर ना जाके किसी दूसरे ही ऑर्गन पे चली जाती हैं, किसी दूसरे ही ऑर्गन पे चली जाती हैं, फिर वहां से जाती हैं हार्ट के पास। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं हम? मैम अगर ऐसे जाएगा तो मैम उसने जितना भी मैम ऑक्सीजन यूजअप कर लिया होगा मैम, डीऑक्सीजनेटेड कर दिया होगा मैम ब्लड को, तो मैम वो दूसरे ऑर्गन पे जाएगा तो मैम वो तो इनडायरेक्टली उसके सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। क्यों 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 क्यों? वो बस मैम क्योंकि वो उसके पास ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ना। हाँ, नहीं तो ऐसा नहीं होता है ना कि जिस ऑर्गन के पास वो वेन जा रही है उसके पास कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, उस पे भी आर्टरीज आती हैं, उसके लिए अलग आर्टरीज आती है, जैसे पूरी बॉडी में सिस्टमैटिक आर्टरीज जो होती है वो फैली हुई होती है ना, हर ऑर्गन के पास अपनी अपनी आर्टरीज आती है, तो उसके जिसके पास ये वेन जा रही है उसके पास अपनी आर्टरी होती है, लेकिन ये जो दूसरे ऑर्गन से वेन जा रही है वो किसी एक स्पेशल काम के लिए जा रही है, ओके ठीक है। मैम। तो हम रीनल पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम पढ़ते हैं। तो रीनल पोर्टल मैम एक बार सिस्टम, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए मैम, थोड़ा समझ में नहीं आया ये पार्ट। ठीक 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 ठीक, मतलब अभी तक हमने जैसे पढ़ा हुआ है कि होता क्या है कि जब हमारी किसी ऑर्गन से वेन निकलती है, फिर वो वेन निकल के वेना कावा में जुड़ती है, और वेना कावा कहाँ पर खुल जाता है, हार्ट में, यस मैम। मतलब उसका यही रूट होता है, अभी तक अपन ने ये पढ़ा है। लेकिन कुछ कुछ ऑर्गन्स में इसका एक्सेप्शन आ जाता है, कुछ कुछ ऑर्गन में इसका एक्सेप्शन आ जाता है, मतलब जो वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, दो ऑर्गन्स को कनेक्ट करने का काम करती हैं, दो ऑर्गन्स को कनेक्ट करने का मतलब, इस जैसे ये ऑर्गन है, मानो ए ऑर्गन है, ये बी ऑर्गन है और ये हार्ट है, ठीक है, तो ए ऑर्गन से जो वेन निकलनी चाहिए थी वो जानी तो हार्ट के पास चाहिए थी, लेकिन वो चली किसके पास जाती है, बी ऑर्गन के पास, और फिर यहाँ से हार्ट के पास जाती, ठीक है, यहाँ से वो हार्ट के पास मैम फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी मैम, बी ऑर्गन के पास जाएगा तो मैम वो यूज क्या है? वो वही तो बता रहे ना, कुछ स्पेशल यूज होता है यहाँ, ये नहीं मत सोचना कि वो ऑक्सीजन देने जा रहा है, वो तो खुद डीऑक्सीजनेटेड है, उसके पास क्या ऑक्सीजन है, तो इसके पास बी ऑर्गन के पास अपनी ब्लड सप्लाई होती है, अपनी आर्टरीज की सप्लाई होती है बी ऑर्गन के पास, ये मत सोचना कि वो बी ऑर्गन के पास ऑक्सीजन या न्यूट्रिशन देने जा रहा है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्या न्यूट्रिशन देगा, क्या ऑक्सीजन देगा, ठीक है, उसके पास अपनी ब्लड सप्लाई होती है, वो स्पेशल काम के लिए जा रहा है जो अपन अपने पोर्टल सिस्टम में पढ़ते हैं। तो जैसे पहला पोर्टल सिस्टम आता है रीनल पोर्टल सिस्टम, तो रीनल पोर्टल सिस्टम ह्यूमंस में नहीं प्रेजेंट होता है, किसमें प्रेजेंट होता है, एम्फीबियंस फिशेस में प्रेजेंट होता है, बस इतना याद कर लो, ठीक, इससे ज्यादा तुम्हें रीनल पोर्टल सिस्टम में कुछ याद नहीं करना है कि ये ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होता है, ये एम्फीबियन और फिशेस में प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ये है अपने काम का जो अपन में प्रेजेंट होता है और जो अपनी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है, ये किस किस के बीच में होता है, ये होता है जो कि इसमें हेपेटिक वर्ड यूज किया है, हेपेटिक मतलब कौन सा ऑर्गन आ रहा होगा यहाँ, मैम लीवर। लीवर आ रहा है, ठीक है, तो और दूसरा हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मेनली इंटेस्टाइन, तो ये किस किस के बीच में रहता है, लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है अपना। अब होता क्यों है, तो क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन से जो वेन होती है वो कहाँ जाती है, लिवर के पास जाती है, ये कहाँ जाती है, लिवर के पास। The hepatic portal vein carries blood from the intestine to the liver before it is delivered to the systematic circulation, है ना, जब वो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में जाने से पहले वो लिवर के पास जाती है, ठीक है। लिवर क्या काम करता है, लिवर काम करता है डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, अगर तुमने लिवर के फंक्शन देखे हो, लिवर बहुत लंबे चौड़े फंक्शंस करता है, यस मैम। ठीक है, तो लिवर डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है, जो कि हमारे इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो रहा है, तो
तो हम जितनी भी कोई अगर टॉक्सिक चीजें हमारे अंदर गई है तो वो इंटेस्टाइन में आता है, लेकिन इंटेस्टाइन के पास ये पावर नहीं होती है वो कि डिटॉक्सिफाई कर दे। डिटॉक्सिफिकेशन का काम कौन कर सकता है? लीवर काम कर लीवर। सकता है। तो वो किसको दे देता है? जो इंटेस्टाइन होता है वो किसको दे देता है? वो डिटॉक्सिफाई करने को वेनस ब्लड में दे देता है, और वेनस ब्लड से कहता है कि भाई अब इसको लिवर के पास जाओ तुम, जहां पर क्या होगा, इसका डिटॉक्सिफाई होगा, क्योंकि हमको डिटॉक्सिफाई तो करना पड़ेगा ना हार्ट पे भेजने से पहले। वेनस ब्लड क्या होता है? वेनस ब्लड मतलब जो वेन के में फ्लो होता है, ठीक है। आर्टीरियल ब्लड जो आर्टरी में फ्लो होता है, वेनस ब्लड जो वेनस में फ्लो होता है, कैपिलरी ब्लड जो कैपिलरी में फ्लो होता है। मैम जो मैम अल्कोहल और वगैरह वगैरह होता है मैम, वो सब कुछ मैम लीवर में ही वो होता है ना मैम? डिटॉक्सिफाई होते हैं, हाँ। मैम फिर मैम जो स्टमक होता है मैम, उसमें मैम वो ऑब्जर्व हो जाते हैं, तो मैम वो लीवर में जाके एब्जॉर्ब, हाँ ठीक है। तो ये हमारा वही तो आ रहा है, पूरा का पूरा हमारा स्टमक में कहाँ एब्जॉर्प्शन हो रहा था उसका, इंटेस्टाइन में भी तो एब्जॉर्प्शन हो रहा था हमारा, यस ठीक मैम। है। तो उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए क्या होता है, वो लिवर के पास भेज देता है, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन करके फिर वापस से वेनस जो ब्लड है उसमें दे देता है, फिर वो हार्ट के पास फिर चला जाता है, फिर वो किसके पास चला जाता है? हार्ट के पास चला जाता है। तो ये काम क्या हुआ? हेपेटिक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में होता क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस बहुत सिंपल सा होता है। जैसे हम हेपेटिक आर्टरी, हार्ट से अओर्टा, अओर्टा से हेपेटिक आर्टरी, और हेपेटिक आर्टरी लिवर को क्या दे रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही है ना। और यहाँ से क्या हो रहा है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जो हमारी पोर्टल वेन आ रही है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जो हमारी पोर्टल वेन आ रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेपेटिक पोर्टल वेन। उसने वो भी कहाँ गई? लिवर पर गई। फिर लिवर में क्या होगा, यहाँ से इसका तो डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, ये हो रहा है, इससे ऑक्सीजन ले रहा है, बाद में जाके जो ऑल टोटल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हेपेटिक वेन के थ्रू लंग से निकलता है, और फिर वो जाके इंफीरियर वेना कावा में जुड़ता है, और इंफीरियर वेना कावा हार्ट के में जाके जुड़ जाता है। अभी आया समझ में? यस मैम। ठीक है। एक और पोर्टल सिस्टम का नाम बोला था हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, है ना। सबसे पहला जो था हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। तो यस मैम। है ना, तो ये वाला जो पोर्टल सिस्टम होता है, ये लास्ट में एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे अपन, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ेंगे, तब उसमें देखेंगे कि हाइपोथैलेमस में और पिट्यूटरी ग्लैंड में एक पोर्टल सिस्टम बना हुआ होता है, जिसको अपन हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। किस किस के बीच में? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में होता है, ठीक है। तो वो अपने सिलेबस में आगे आने वाला है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ है, ठीक है। 5 मिनट और रुक जाओ, ये चैप्टर अभी खत्म हो जाएगा, है ना। ओके मैम। ठीक। तो हाँ सोम कुछ बोल रहे थे? नो मैम। ठीक है, डिसऑर्डर्स देख लेते हैं। तो डिसऑर्डर में हमने हाइपरटेंशन देख लिया, हाई ब्लड प्रेशर। हमारा नॉर्मल कितना होता है? 120/80 mmHg होता है, ठीक है। 120/80 mmHg होता है, ठीक है भाई, ये हो गया। तो अगर इससे ज्यादा होता है हमारा ब्लड प्रेशर, इससे ज्यादा होता है, तो हम उसको हाइपरटेंशन मानते हैं। तो देखो, इफ रिपीटेड चेक्स, वही हमने बोला ना कि एक बार के को हम हाइपरटेंशन नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर हम बार बार चेक कर रहे हो, बार बार सेम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तब हम उसको जाके हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो इफ रिपीटेड चेक्स ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140/90 और हायर, इट शोज हाइपरटेंशन। कि अगर 140/90 से या इतना या इससे ज्यादा दिखा रहा है, तो हम उसको हाइपरटेंशन मानते हैं, ठीक है। तो हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा, हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा डेंजरस चीज होती है। क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे होती है। सब लोग अपना डेली ब्लड प्रेशर चेक नहीं करते, कि हम सोचेंगे सब लोग अपना डेली ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, ठीक है। तो ये जो हाइपरटेंशन वाली होती है, इसमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है, बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। आर्टरी डिसीज, ठीक है, इसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस। तो इसमें देखो डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि नॉर्मल आर्टरी ये है, इसका ल्यूमेन देखो कैसा है।
लेकिन कब, जब हमारा इसमें डिपोजिशन हो जाता है, जैसे कैल्शियम का, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का, फाइब्रस टिश्यू का जब डिपोजिशन हो जाता है, ये येलो येलो कलर बताया, ये डिपोजिशन है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ल्यूमेन छोटा हो जाता है, मतलब ब्लड जाने की जगह कम हो जाती है। और जब ब्लड जाने की जगह कम हो जाएगी तो क्या होगा, ब्लड भी कम पहुंच पाएगा। ठीक है, हार्ट की मसल्स तक ब्लड भी कम पहुंच पाएगा, ब्लड कम पहुंच पाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन कम पहुंचेगी भाई। जब ब्लड कम यस पहुंच रहा है मैम। तो ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, तो हार्ट अपने उतना अच्छे से काम नहीं कर पाता है। और ब्लड प्रेशर भी ज्यादा होता है ना, ब्लड प्रेशर भी ज्यादा होता है ना। तो अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है और वो कंट्रोल में नहीं हो रहा है, तो एक तरीके से ये साइन भी होता है कि हमें कोई हार्ट डिसीज तो नहीं, कोई रिलेटेड इससे हार्ट डिसीज तो नहीं हो रही है, कहीं हमारा ब्लॉकेज तो नहीं है कहीं, है ना। तो ये भी, चलो भाई इतना, ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज। फिर एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस मतलब एक्यूट चेस्ट पेन होता है। क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन, बहुत ज्यादा चेस्ट पेन होता है, मतलब बहुत ज्यादा दर्द होता है। क्यों दर्द होता है, क्योंकि हार्ट पर इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है ना। ल्यूमेन छोटी हो जाती है, देखो ये ल्यूमेन छोटी हो गई, ल्यूमेन छोटी हो गई तो ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है अमाउंट में, इसलिए ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाती। ठीक है, ये केस में होती है, किसी भी एज में हो सकती है, किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन मेनली किस में होती है, मिडिल एज में होती है। ठीक है, ये 45 के अबव वाले लोगों में होती है ज्यादातर, लेकिन हो किसी को भी सकती है। ठीक, मैम ये कोरोनरी आर्टरी में ही होता है मैम सिर्फ ये ब्लॉकेज? हाँ ये कोरोनरी आर्टरीज में ही ब्लॉकेज होते हैं, इसमें होते हैं कोरोनरी आर्टरीज में ही ब्लॉकेज होते हैं। मैम ठीक है, ऐसा क्यों मैम, किसी और आर्टरी में नहीं हो सकता? किसी और आर्टरी में नहीं हो सकता। देखो कोरोनरी आर्टरी, ये जो सारी चीजें हैं ब्लॉकेज हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा मेन जिससे हमें मेन परेशानी हो जाती है वो हमारे कोरोनरी आर्टरी से ही हो जाती है ना। और कोरोनरी आर्टरी बहुत छोटी छोटी सी वेसल्स होती है, और उसी में हमारा ब्लॉकेज हो जाता है, मेन परेशानी उससे ही होती है हमको। ओके मैम। ठीक है, फिर आ जाता है हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग द ब्लड इफेक्टिवली। हार्ट फेलियर तो नाम से ही समझ में आ रहा है, हार्ट अपना काम करने से फेल कर रहा है, मतलब हार्ट अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है। उसका काम क्या है करना, ब्लड को ब्लड में पंप करना, पे- है ना। तो वो अपना काम क्या नहीं कर पा रहा है, अच्छे से नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे एक और भी चीजें इफेक्ट करती हैं। जैसे देखो इसमें लिखा है इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। क्यों, अच्छे से ब्लड पंप नहीं कर पाएगा तो हमारी बॉडी की नीड भी पूरी नहीं कर पाता है। ठीक है, हार्ट फेलियर इज नॉट सेम एज द कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, हार्ट स्टॉप बीटिंग। बिल्कुल बीट करना स्टार्ट कर दे, मतलब बीट करना रुक जाता है बिल्कुल ही। ठीक है, हार्ट फेलियर आपको थोड़ा सा टाइम देता है, मतलब हार्ट फेलियर में ऐसा नहीं होता है कि आपका बिल्कुल एकदम से सही नहीं हो, मतलब हार्ट फेलियर थोड़ा सा टाइम देता है आपको। ठीक है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में एकदम से ही बंद हो जाता है हार्ट बीट करना, और जब हार्ट एकदम से ही बीट करना बंद हो जाएगा तो क्या, ब्लड सप्लाई भी एकदम से बंद हो जाती है। और हार्ट अटैक क्या होता है, व्हेन द हार्ट मसल्स इज सडनली डैमेज्ड बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। ठीक है, इसमें क्या होता है, हार्ट अटैक में ब्लड सप्लाई इनएडिक्वेट होती है, जिसकी वजह से उसकी मसल्स काम करना बंद कर देती है, उसकी मसल्स काम करना बंद कर देती है। तो ये 3 टर्म्स हैं, इन 3 टर्म्स के अच्छे से डेफिनेशन पढ़ना कि क्या किसमें होता है ना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं और थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। ठीक है भाई, इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अभी नहीं, चैप्टर खत्म नहीं होता है, एक टॉपिक बचा हुआ है इसमें, ईसीजी, है ना। तो वो यस नेक्स्ट मैम। लेक्चर में करेंगे, जब तक एनसीईआरटी तुम लोगों को क्या करना है, रीड करना है। ठीक है, समझे भाई। ओके मैम। कल नहीं है क्लास, अब मंडे को होगी। ओके ओके, ओके मैम। हम्म, थैंक यू मैम। ओके।